गोवा को वैसे इंडिपेंडेंस मिलने में टाइम लग गया था ना, सबसे लेट हुआ था 1961 में। जी 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 जी, वो भी मिलिट्री यूज़ करके बाद में हुआ, वो पीसफुली नहीं हुआ वो। तो इनका भाई क्या था वैसे ब्रूटैलिटी लेवल, अगर मैं पूछूं किस तरीके का अत्याचार करते थे लोगों पे? देखिए, पहले जो टाइम था, बहुत पहले, उसको उसका डार्क टाइम बोला जाता है यूरोपियन हिस्ट्री का। उसको बोलते हैं पोर्चुगीज़ इंक्विजिशन। यानी उस टाइम पे उनका ये था बाय द बुक, सीधा सीधा उनका ये लॉजिक था कि भाई आपको या तो मेरा बात सुनना है, यानी मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होना है, नहीं तो मौत। अच्छा, सीधा मौत। तो देर आर ऐसे ऐसे जगह हैं गोवा में, आप अगर ढूंढो तो आपको मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें नाम भी दिए गए वैसे, जिनके जहाँ पे लोगों के हाथ काटे जाते थे। या आज भी है वो जगह वैसे। या तो वैसी जगह है, बहुत डार्क हिस्ट्री थी हमारी। ये सारे वैसे उस हिसाब से देखें तो ब्रिटिश फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत। ओके। या जैसे ये तो पहले की बात होगी, अभी भी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि स्टिल देयर आर रूल्स जो कि पोर्चुगीज से थोड़े इन्फ्लुएंस्ड है, गोवा में वो फॉलो होते हैं। तो व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट वर्किंग ऑन इट? नहीं, देखिए इसमें कैसा होता है, जो हमारा इंडिया का भी लॉ है, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी सीधा सीधा जो ब्रिटिश लॉ था उसको लेके उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से ड्राफ्ट करके उसको बनाया जाता है। तो गोवा में भी जो रूल होती थी उस टाइम पे, उसको लेके उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके, जो भी पोर्चुगीज़ रूल के हिसाब से हमारा जो स्टेटस है, देखिए अचानक आप निकाल के दूसरा बनाओगे तो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उससे इन्फ्लुएंस लेके लॉज वर मेड। जैसे आपने आजकल सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बोलते हैं उसको, जो अभी इंडिया भर में इम्प्लीमेंट करने का प्लान है गवर्नमेंट का शायद। तो वो जो है वो एक ही गोवा स्टेट है जिसमें वो है फ़िलहाल। बेसिकली उसमें ऐसा है कि जो रूल समझ लो मेरे रिलीजन या मेरे कम्युनिटी के लिए है, वही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, अगर मुझे बीइंग अ हिंदू, अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अगर मेरे को शादी करना है तो मैं एक ही शादी कर सकता हूँ। और आप समझो फ्रॉम अन अदर फेथ, समझ लो आप इस्लाम से हो, मुस्लिम हो, आपको समझो चाहिए कि आप 2 करो 3 करो, बाकी इंडिया में कर सकते हो। यहाँ आप रजिस्टर एक ही करोगे ऑफिशियली। तो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो एक ही बनता है। बट आप अगर कोई कर रहा है वैसे बिना बताए तो वो कर सकते? हाँ, यस। लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो एक ही होता है। आप दूसरे स्टेट में 4 कर सकते हो रजिस्ट्रेशन शायद, आई बिलीव। लेकिन इसमें तो मुझे इतना पता है कि गोवा में, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि लोगों ने जिनको सेकंड करना हो वो जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर इनटू महाराष्ट्र, वहाँ जाके सेकंड रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओह, अच्छा रुपेश भाई, यहाँ पे मेजरली आप कह रहे हो कि हिंदुइज्म फॉलो होता है, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा, स्टिल यहाँ पे मंदिर नहीं दिखते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप हर कोने पे, हर मोड़ पे तुम जाओगे ना, जैसे हम लोग गोवा आ रहे हैं 2013 से 14 से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम तीनों दोस्तों के साथ, तो भाई हर जगह चर्च मंदिर बहुत रेयर है। सबसे ज़्यादा मेजरली फॉलो भी हिंदुइज्म हो रहा है। जी, देखिए कैसे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद करीब 60% होगा हिंदू पॉपुलेशन और 40% क्रिश्चियन पॉपुलेशन होगा। ओके। और हमारे गोवा में अगर आप देखोगे, जेन्युइनली देखोगे ऑन द रोड, मतलब कम्युनिटीज़ के बीच में भी देखोगे तो बहुत पीसफुल, बहुत एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में बहुत इंटरमिंगलिंग होता है। यानी मेरी गणेश चतुर्थी में मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे आता है, उसके क्रिसमस में मैं उसके पास जाता हूँ। वो ऐसा सिर्फ वो बोलते हैं ना फोटो ऑप्स के लिए या फिर सेक्युलर बनने के लिए नहीं, बाय नेचर हमारे यहाँ पे कल्चरली, पहले से अभी नहीं, ये मेरे दादाजी के टाइम से, डैडी के टाइम से हमको पता है कि हमारे नेबर्स ऐसे भी हैं जिनको आरती भी आती है, वो गणेश चतुर्थी में आरती के लिए भी आते हैं, बाय ओवर द जनरेशंस। यानी वो उतना हार्डकोर यहाँ पे रिलीजियस ये नहीं है। हाँ। तो वो एक है गोवा में, वो रिलीजियस हार्मनी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बने, जैसे अपने नॉर्थ साइड में क्या होता है, हनुमान जी की बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, भोले भगवान के, महादेव के लंबे लंबे स्टैचूज़ हैं, यहाँ पे दिखना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आप देखिए, एक बात सोचिए, हमारे पे 550 साल करीब पोर्चुगीज़ रूल था, उसमें से पहले 300 साल तो डॉक्यूमेंटेड है कि वो हार्डकोर रूल था, यानी वो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट था। वो आपका मेरे को जायदाद नहीं चाहिए, आपका मेरे को घर बार नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को आपका बिलीफ तोड़ना है, बस कन्वर्ट हो जाओ। हाँ, तो बिलीफ कैसे तोड़ोगे आप? हाँ। क्योंकि हमारा बहुत ऐसा वाइड रिलीजन है ना, यानी ये मंदिर तोड़ दो आप तो वो मंदिर में जाऊँ मैं, आप शिव जी का तोड़ दो तो मैं हनुमान जी के मंदिर में जाऊँ, आई एम स्टिल अ हिंदू। तो होता क्या था उस वक्त पे, बहुत वाइडली, मतलब ओवर द, इधर से शुरू करते हुए वहाँ जाते जाते जितना जो रास्ते में आया
सारा ख़त्म किया करते थे। आप अगर नॉर्थ इंडिया में भी देखोगे जो पुराने मंदिर हैं, यानी 1200 साल, 1000 साल, 2000 साल, बहुत गिनती, मतलब बहुत कम मिलेंगे आपको कंपेयर टू साउथ इंडिया। आप जानबूझ के देखो भी इसके बारे में सोचिएगा। ऑलवेज अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बहुत पुराने मंदिर होंगे, वो जो स्टोन वाले दिखते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स तो काफ़ी पुराने सालों के हैं, अभी भी 1000 ईयर्स पुराने। उसका रीज़न ये है कि जब भी ये नॉर्थ इंडियन ये हुआ, मुगल इन्वेजन जब भी हुआ, तो उन्होंने जब आते आते जितना होता है हमारे लोगों ने डिफेंड किया। ऑफकोर्स वी आर हियर टू टॉक अबाउट इट, कि हम लोग आज हैं यहाँ पे, हम लोग ख़त्म नहीं हुए। जैसे साउथ अमेरिका में कोई बचा ही नहीं है जो नेटिव थे, अफ्रीका में कोई नहीं बचे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट गिनती के हैं। तो हम लोग यहाँ पे है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। दैट मीन्स हमारे पूर्वजों ने कुछ तो दे पुट देयर हार्ट इनटू इट। उन्होंने डेफिनेटली बचाया भाई, उन्होंने लास्ट तक खड़े रहे हैं। यस। और इसलिए आज हम लोग बैठ के वी हैव द फ्रीडम टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आप कितना भी कुछ भी बोलो, ये बात मैं भी बोलता हूँ यहाँ पे, सही बात है। और इसी रीज़न की वजह से आप ऊपर से जब आओगे नॉर्थ इंडिया से, जैसे जैसे आप साउथ आओगे आपको उतने ज़्यादा टेम्पल्स दिखेंगे, बिकॉज आप लोग को वो ब्रंट बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ा। जो आपका फर्स्ट डिफेंस लाइन होता था ना, पहले आपके ऊपर अटैक होता था, आपको कॉन्कर करने के 50 साल में मेरे पास आता था, उतना टाइम मेरे पास होता था टू गैदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, एक टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12th सेंचुरी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं तांबड़ी सुल्ला। ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल टूरिस्ट के रेडार पे नहीं होती। वो आते हैं, बीच एक्सप्लोर करते हैं, वापस चले जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, यानी बहुत गिनती के जगह हैं जिनको वो नॉमिनेशन मिलता है। यूनेस्को इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, वो बताता है कि भाई ये बहुत यूनिक या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। और ये गोवा में कहाँ पे है? ये साउथ गोवा की तरफ है, मोस्टली ईस्टर्न गोवा में, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच है। अभी आप सोचिए वो बचा क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के लिए उसके आजू बाजू कोई गाँव नहीं है, पूरा जंगल, 60 किलोमीटर जंगल, तभी रोड नहीं, कुछ नहीं। आज रोड है, आप डायरेक्ट वहाँ पे ड्राइव करके जा सकते हो। वैसे इट इज सेड दैट साउथ गोवा इज लेस एक्सप्लोर्ड, राइट? वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। ऐसा क्यों है? देखिए साउथ का एक्सेस जो है ना वो लिमिटेड है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ हिस्ट्री में, एंड आपके ऑडियंस को थोड़ा बोर करूँ तो नहीं, इनको मज़ा आ रहा है, मुझे ले रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है। तो अगर आप पीछे जाओ करीब 1960s में, तभी 1960s में याद रखिएगा हम लोग 1961 में लिबरेट हुए हैं, तो 40s 50s में हम लोग पोर्चुगल थे बेसिकली। यूरोपियन टूरिस्ट इंडिया आते थे, जब भी वो यहाँ पे आते थे तो उनको ये एकदम मतलब ट्रॉपिकल हरा भरा समर, उनको यहाँ पे समर नहीं होता, मतलब हमारे जैसा समर नहीं होता, धूप सेकने आते थे बेसिकली। तो जब भी वो आए यहाँ पे, उन्होंने पहले अंजुना, वागातोर, ये स्ट्रेच जो है ये पूरा हिपी कल्चर से एकदम मतलब प्रोमिनेंट हो गया उस टाइम पे। तो वो जब भी आते थे यहाँ पे, उन्होंने ये बेल्ट प्रेफर किया, बिकॉज उस टाइम पे इमेजिन करिए, आज गोवा का पॉपुलेशन 14-15 लाख है, उसमें 10 लाख गोवा के नेटिव्स हैं। उस टाइम पे 1-8 लाख लोग रहते होंगे पूरी इतनी बड़ी एरिया में, बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ यहाँ वहाँ। तो वो आते थे, खुद की एक झोपड़ी बनाते थे, उसमें रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोस में किसी के पास घर पे चले गए, उनको आपने जाके बोल दिया भाई हमको खाना बना के दे दो, उसको $1 थमा दिए। उस टाइम पे उतना ट्रेड मतलब ऐसा नहीं हुआ करता था। 3-3 महीने रहते थे, वापस चले जाते थे। जब भी वो आए, उन्होंने जब यहाँ पे चिल किया, तो वो जाके वापस बताने लगे बहुत सुंदर जगह है, ये दिखेगा वो दिखेगा, नेचर है वगैरह, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आप अगर ये समझो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। गोवा में अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा वो ईव टीजिंग होता है, या मतलब लड़की छेड़ देता है कोई, या कमेंट पास करता है, या जो भी है, थोड़ा सा एक बैड इमेज ऑफ गोवा भी है। वो अगर आप पीछे जाओ हिस्ट्री में, तो यहाँ पे लिटरली नूड बीचेस होते थे, यानी फॉरेनर्स विदाउट कपड़े, मेल फीमेल, वो बीच पे चलते रहते हैं, कोई उनको देखता भी नहीं, दूसरी बार मुड़ के भी नहीं देखता, इतना ज़्यादा कॉमन था वो। ये मैं बोल रहा हूँ 1950s 60s की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिशनली हमारा जो गोवन पॉपुलेशन है, दे आर वेरी कंपेरेटिवली, अगर मैं कंपेयर करूँ शायद नॉर्थ इंडिया से, तो बहुत वेल बिहेव्ड है। यानी वो अगर सामने से कोई जाए भी तो वो उसको 2 बार मुड़ के नहीं देखेगा। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, हर कोई नहीं होता वैसे। सही बात भाई। थोड़ा मैं ना, आप क्योंकि यहाँ की रूरल साइड से हो,
मैं थोड़ा आपकी गांव की, विलेज की लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल गॉड्स, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या रहता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं। आपने एक मूवी रेफरेंस लिया था ऑफ कैमरा, कांतारा जैसी प्रैक्टिस होती है, तो थोड़ा उन देवता जी के बारे में बताओ, क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो बताओ। और आपका गांव कहाँ पे सिचुएटेड है गोवा के, कौन से अगर आप मैप देखो गोवा का, तो जो बीचेस हैं वो हैं वेस्ट कोस्ट पे, यानी समंदर के किनारे, बराबर है। अगर आप इनलैंड जाओ, अंदर जाओ, तो हमारा अंदर की तरफ है, करीब करीब हाफ एन आवर फ्रॉम एनी बीच। तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं, शापोरा नदी का बैक वाटर्स। अच्छा जी जी, तो थोड़ा सीनिक शांत जगह है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। जिन लोगों को वैसी जगह पसंद आती है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। ये तो वैसे हमें भी नहीं पता था कि कांतारा जैसी प्रैक्टिस गॉड्स को लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है, पहली कुछ बार बताओ हमने सुना भाई है। इसके बारे में बताओ। ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप करीब होली के टाइम पे आएँ, होली के 3 दिन, और इसके पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। एक बहुत फ़िलहाल गोवन क्राउड में, गोवन टूरिज़्म सीन में एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ना थोड़ा एंगर है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देखो इंस्टा पे, वो कहीं पे भी जंगल में चले जाएंगे कोई वाटरफॉल पे, और वो अपना एक पोस्ट डाल देंगे, सो एंड सो गूगल पिन नाइस वाटरफॉल कम। तो कोई भी आ जाता है वहाँ पे, वो अपना दारू लेके आता है, बॉटल फोड़ के फेंक देता है, गंदा कर देता है, कचरा नहीं लेके जाता, विच इज़ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। हर कोई नहीं करता वैसे ऑफकोर्स, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी आप रेकमेंड करते हो जगह, वहाँ झुंड के झुंड में लोग पहुँच जाते हैं।